गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इनोन्स की अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इनोन्स क्या होते हैं। इनोन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन प्लस ओन यानी कि कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट है। ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं इनोन्स। तो इनोन्स जो है, इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पाए जाते हैं। हम देख रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ में एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस में जाएगा, पाई स्टार में। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और दूसरा ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर, तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो ट्रांजिशन है दैट इज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। दो तरह के इसमें ट्रांजिशन होंगे। इसमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन है दैट इज़ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, वो जो है वो बहुत ही इंटेंस होता है और लोअर वेवलेंथ वाले प्रकाश के द्वारा संपन्न होता है। इसमें क्या होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में ऑर्बिटल में विस्थापित हो जाता है। और दूसरे तरह का जो ट्रांजिशन है दैट इज़ एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जिसमें कि ऑक्सीजन परमाणु का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में विस्थापित हो जाता है। ये वाला ट्रांजिशन जो है वो लेस इंटेंस होता है, क्योंकि इसमें हायर वेवलेंथ की तरंगों के द्वारा संपन्न होता है। इसके द्वारा आर बैंड का निर्माण होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप दोनों ही कॉन्जुगेटेड स्टेट में होते हैं। इस कारण से यहाँ पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम से कम 4 एटम्स, 3 तो कार्बन एटम्स हो गए और एक ऑक्सीजन एटम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम कार्बोनिल ग्रुप और एल्कीन ग्रुप का एडिशन के कारण हमें मिलता है। कार्बोनिल और सी डबल बॉन्ड सी दोनों ग्रुप कॉन्जुगेशन स्टेट में होने के कारण पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार दोनों प्रकार के ट्रांजिशन इसमें पाए जाते हैं। हम इसका अगर एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पाई टू है दैट इज़ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी जो एनर्जी है वो सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ दोनों के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई थ्री स्टार, इसकी जो एनर्जी है वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है। तो यहाँ पर होमो जो है दैट इज़ पाई टू और लूमो दैट इज़ लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज़ पाई थ्री स्टार, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है। और एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण लैम्ब्डा मैक्स का मान जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि हायर वेवलेंथ वाली लाइट का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर हम 275 से 300 नैनोमीटर के क्षेत्र में एक फॉरबिडन बैंड की उपस्थिति देखें किसी भी कंपाउंड के लिए, तो इसका मतलब उसमें एक एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। यदि कोई पोलर सॉल्वेंट या पोलर ग्रुप अगर हम कार्बन परमाणु के साथ में लगा दें तो उसकी पोजीशन क्या है, एक्सियल है या इक्वेटोरियल है, उसके हिसाब से जो है लैम्ब्डा मैक्स का प्रभाव पड़ता है। अगर ये एक्सियल स्टेट में हो तो लैम्ब्डा मैक्स जो है वो उसके मान में वृद्धि हो जाती है, जबकि इक्वेटोरियल स्टेट में इसका मान लैम्ब्डा मैक्स का मान जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह से पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में सॉल्वेंट की नेचर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर सॉल्वेंट हो तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, जबकि एन टू पाई स्टार में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि उस समय में यहाँ पर सॉल्वेंट और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण एब्जॉर्प्शन जो है वो लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि जो जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो है वो लोअर एनर्जी की ओर शिफ्ट हो जाएगी इस कंडीशन में। जिस तरह से हमने एल्कीन्स में देखा था कि लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए वुडवर्ड एंड फाइजर ने कुछ नियम दिए थे, उसी तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए भी वुडवर्ड फाइजर नियम दिए गए, जिसे बाद में स्कॉट ने जो है वो कुछ चेंजेस किए थे। ये नियम जो है इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेस वैल्यू क्या होती है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए बेस वैल्यू जो है वो हम लेते हैं 215 नैनोमीटर। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो है वो साइक्लिक भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है जिसमें कि डबल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर जब X का मान एल्काइल ग्रुप हो, X कोई एल्काइल ग्रुप हो, तो बेस वैल्यू का मान जो है वो 215 नैनोमीटर होता है। लेकिन अगर X की जगह H लगा हो तो उस समय में बेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 207 नैनोमीटर। इसी तरह से X की जगह अल्कोहलिक या OH ग्रुप होने पर बेस वैल्यू होगी 193 नैनोमीटर। अगर डबल बॉन्ड या कार्बोनिल ग्रुप किसी भी 5 मेंबर रिंग के द्वारा जुड़े हुए हों तो बेस वैल्यू का मान हो जाता है 202 नैनोमीटर। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एक टेबल दी है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए क्या क्या चेंजेस हो गए, कितना बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। जैसे कि अगर कंपाउंड में कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो +5 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। यदि उसमें कोई भी 5 या 7 सदस्यीय रिंग हो तो उसके लिए +5 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। एल्काइल ग्रुप के लिए इसमें थोड़ा सा चेंज है। एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू किस पोजीशन पर है उसके हिसाब से यहाँ पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। प्रत्येक एल्काइल ग्रुप के लिए अगर वो अल्फा पोजीशन पर है तो +10, बीटा पोजीशन पर है तो +12 और गामा और डेल्टा पोजीशन पर है तो 18 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। इसी तरह से डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन अगर बढ़ रहा है, कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो +3 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। और अगर हमारा होमो एनुलर डाइईन है, कॉन्जुगेटेड डाइईन है, तो उसके लिए 39 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। इसी तरह से अगर डिफरेंट क्रोमोफोर जुड़े हुए हैं तो वो किस पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, किस पोजीशन पर ये जुड़े हुए हैं, उनके हिसाब से इनका बैथोक्रोमिक शिफ्ट की वैल्यू दी गई है। इन सभी वैल्यूज़ का उपयोग करके हम डिफरेंट इनोन के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं। सबसे पहले ये जो कंपाउंड है इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले पेरेंट कंपाउंड ये है हमारा, दिस इज़ इनोन डबल बॉन्डेड और C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और यहाँ पर X की जगह CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए बेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 215 नैनोमीटर। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है। दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। तो बीटा पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। प्रत्येक मिथाइल ग्रुप के लिए 12 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट, टोटल 24। सो टोटल वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा मैक्स इज़ 239 नैनोमीटर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा कंपाउंड जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें रिंग वाला कंपाउंड है। तो अगर पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले हम बेस वैल्यू देख लेंगे, हमारा पेरेंट कंपाउंड देख लेंगे। तो पेरेंट कंपाउंड से हम रिंग A की तरफ भी बढ़ सकते हैं और रिंग C की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हम किस साइड जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू हो। तो इस वाले कंपाउंड में हम देखें, अगर C रिंग की तरफ हम चलेंगे तो ज़्यादा रिंग रेजिड्यू और सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए हम C रिंग की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले बेस वैल्यू जो आ जाएगी इस कंपाउंड के लिए, दैट इज़ 215 नैनोमीटर। अब आगे हम देखते हैं कि एक रिंग रेजिड्यू जो है वो अल्फ़ा पोजीशन पर है। दिस इज़ A, दिस रिंग रेजिड्यू इज़ एट अल्फ़ा पोजीशन पर है। तो इसके लिए हम 10 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो गया और दूसरा रिंग रेजिड्यू कहाँ जाता है आपका B पोजीशन पर। इस B पोजीशन पर जो रिंग रेजिड्यू है
इसके लिए हम कितना ऐड करेंगे, 12 नैनोमीटर। इसके बाद डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, और ये जो सी है, सी रिंग रेजिड्यू है डेल्टा पोजीशन पर, इसके लिए 18 नैनोमीटर। और इसमें हम कंपाउंड में देख रहे हैं कि कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन को, तो उसके लिए हम कितना जोड़ेंगे, 30 नैनोमीटर। और इसी के साथ एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, यानी कि होमो एनुलर डाइईन है, इसके लिए हम 39 नैनोमीटर का बेथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ेंगे। टोटल लैम्ब्डा मैक्स हो गया 324 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम लैम्ब्डा मैक्स जो है वो इनोन्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्ब्डा मैक्स का मान जो है वो सॉल्वेंट की नेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में का मान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण लोअर वेवलेंथ की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात ब्लू शिफ्ट होती है, दैट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसलिए हम यहाँ पर सॉल्वेंट को भी देखते हैं कि किस तरह का सॉल्वेंट हमने उपयोग में लिया है। तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं लैम्ब्डा मैक्स में, जैसे हेक्सेन के लिए हम +11 ऐड करेंगे, और वाटर जो है क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेगा, इसलिए ज़्यादा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा, तो उसके लिए हम -8 नैनोमीटर जो है वो उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लास्ट पार्ट में कि हमारे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो हम इसके द्वारा किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप या क्रोमोफोर कौन सा प्रेजेंट है इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड का या कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन हो रहा है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम देख सकते हैं। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है उनके बीच में डिफरेंस या डिटेक्शन हम कर सकते हैं। अननोन कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़फुल है। इसी तरह से टॉटोमर्स अगर प्रेजेंट हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कॉन्फ़िगरेशन भी हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।